हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 11th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 वायुमंडल का संगठन और उसकी संरचना। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बहुत छोटा चैप्टर है बट यहाँ से आपके एग्जाम में दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं, इसलिए इस आप चैप्टर को बहुत सावधानी से पढ़िए क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएंगे। बट बिफोर टू बिगिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप में से 94% लोग जो है वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, आज इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें अपने पुराने सारे चैप्टर को अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको एक चीज समझ में आया होगा कि अगर ये पृथ्वी है तो इसके ऊपर वायुमंडल का जो लेयर होता है यही यहाँ पर हमारे जीवन को पॉसिबल बनाता है। अगर हमारे पास जो गैसेस हैं जिस तरीके की वो एक बंधन में अगर नहीं होती, उसका अगर बैलेंस ऊपर नीचे होता तो फिर हम लोग बिल्कुल यहाँ पे अपनी जिंदगी को बहुत आसानी से, जितनी आसानी से जीते हैं उतनी आसानी से नहीं जी पाते। यही इस चैप्टर में आपको पूरे पढ़ने हैं और बाकी के सारे चीज जो डिस्कस करेंगे हम लोग वो केवल वायुमंडल से संबंधित ही होंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो जीवित रहने के लिए हर एक व्यक्ति को और जीव को, चाहे वो छोटा से छोटा हो बड़ा से बड़ा हो, सारे लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और हर एक लोग इसके लिए वायुमंडल पे ही निर्भर होते हैं। तो अगर हम ये देखें कि पृथ्वी पे अगर आप ये चीज एनालाइज कीजिएगा कि सांस लेने के लिए कुछ मिनट अगर आपको चाहिए होंगे तो उसमें भी आपको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। चाहे आप एकदम नैनो सेकेंड की अगर बात करेंगे उस वक्त भी आपको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ये अलग बात है कि आप चैलेंज पे 1 मिनट के लिए सांस रोक सकते हो, पानी के भीतर 2 मिनट तक सांस रोक सकते हो। ये डिफिकल्ट सिचुएशन है, आप शरीर को उस तरीके से कैपेबल बनाने की कोशिश करते हो इस कारण से। अदरवाइज जो जनरल आदमी होता है उस आदमी को एक एक सेकेंड पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ये ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से लेते हैं? ये वायुमंडल से लेते हैं और इसका एक अपना बैलेंस होता है, उस बैलेंस में ये चीज वर्क करता है, इसी कारण से हम लोग इस पृथ्वी पर जी पाते हैं। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है। जो सारे गैसेस आपको यहाँ पे दिए गए हुए हैं, ये जो वायुमंडल है वो इसी का मिश्रण है और इसमें मनुष्य एवं जो जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक सारी गैसें जैसे कि ऑक्सीजन जो है ये हमको अवेलेबल है। और इसके साथ ही जिंदगी जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो आप देखिए तो टेम्परेचर दिन का इतना ज्यादा होता और रात का टेम्परेचर इतना कम होता कि आप पृथ्वी पर सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अगर आप बहुत ज्यादा एक्सटेंड करोगे, बहुत ज्यादा बढ़ाओगे अपने मानवीय क्रिया के बाद, तो ये फिर आपके शरीर पे जो है वो निगेटिव इम्पैक्ट करेगा और यहाँ पे आपको सेम चीज जो है वो और जो आपके गैसेज है उसके अनबैलेंस होने से होगा। तो और चीज अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वायु जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग होता है और इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी के सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जो भी वायुमंडल है या जो अगर वायु की अगर बात कीजिएगा तो उसका 99% भाग जो होता है वो पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक आप जाइएगा तभी प्राप्त होगा। 32 किलोमीटर से जैसे ही आप ऊपर जाने लगिएगा ये धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। वायुमंडल के अगर संगठन की बात करें हम लोग तो वायुमंडल गैस से बना हुआ होता है, जलवाष्प से और धूलकण से। अगर आपको वायुमंडल में धूलकण को देखना है तो आप पूरे अपने घर को बंद कीजिए और एक छोटा सा छिद्र जहां से प्रकाश केवल आए वहां उस प्रकाश पे आप जो है वो नजर डाल करके देखिए, छोटे छोटे धूलकण आपको तैरते हुए दिखाई देंगे। यही सारी चीजें हैं, इन्हीं को मिलाकर के वायुमंडल बना हुआ है। और ये जो धूलकण होता है ये बहुत अहम भूमिका निभाता है, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो ह्यूमिडिटी को बढ़ाने की बात हो या फिर जो है वो आपके नेचर को बैलेंस करके रखने में इसकी अहम भूमिका होती है। बट जैसे PM 2.0 जो होता है, 2.0 जो होता है, इसकी संख्या जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आपके फेफड़े मतलब लंग्स कैंसर का आपके ऊपर अटैक होता है। तो इस कारण से जो है वो एयर पोल्यूशन के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान है अभी। अगर हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है।
ये आपका प्री का फैक्टर हो जाएगा। और अभी के जितने आपको फैक्टर्स इस चैप्टर में मिलेंगे ये सारे प्री के हैं, और हर एक को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि यहाँ से एक एक क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो सारे आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसी प्रकार अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ये 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते जाते खत्म हो जाता है। क्लियर बात है यहाँ तक? अगर हम लोग गैसेस की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर का जो विकिरण आता है, सौर विकिरण जो होता है वो पृथ्वी पर आता तो जरूर है, लेकिन उसका जो कुछ भाग होता है वो पृथ्वी पे ही रह जाता है, जिसके कारण रात्रि के समय में भी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात है? उससे पहले जो इंपॉर्टेंट डेटाज एनसीईआरटी में दिए गए हुए हैं उसको अभी अगर आपको कवर करना होगा तो आप यहाँ से कवर कीजिए, और यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैंने पहले भी बताया, अगर आपसे कभी पूछेगा कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस जिम्मेवार होता है, तो इसमें डायरेक्ट आप CO2 ऑप्शन दे दीजिएगा। और यहाँ पर जब आपसे न्यूमेरिकल सिस्टम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायुमंडल में जो है वो अस्थाई गैसें जितनी है, अस्थाई नहीं, परमानेंट जो गैसेस है, टेम्पररी की बात नहीं करता है, उसका जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और ये ज्यादातर आपसे SSC, रेलवे वगैरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप कवर करते हुए चलिएगा। जैसे कि नाइट्रोजन की बात आ गई, और हाइड्रोजन की बात आ गई, और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम से भी क्वेश्चन आते हैं। बाकी जेनन, क्रेप्टो और ऑर्गन, इससे क्वेश्चंस बहुत रेयर एंड रेयर केस में देखने को मिले हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 यहाँ से आप क्वेश्चन जरूर कवर करते हुए चलिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ओजोन भी वायुमंडल का एक बहुत अभिन्न भाग होता है। अगर ओजोन नहीं होता तो आप इसके लिए कंफर्म रहिए कि 100 में से जो है वो 99 व्यक्ति स्किन कैंसर का शिकार होता। या तो आप सूर्य के प्रकाश को पूरी तरीके से झेल नहीं पाते, या फिर अगर आप झेलते भी तो स्किन कैंसर आपको होता। जैसे कि अभी ओजोन परत में छिद्र होने के बाद इस तरीके के केसेस एक्सटेंड कर रहे थे, बट इसको कम किया गया, उसके ऊपर वर्क करके, पृथ्वी 2 वगैरह जो सम्मेलन होते हैं उसके ऊपर जो है वो सारे प्रोसेस करके। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पर, तो ये सारे चीज जो है वो आपको वायुमंडल की एक अलग विशेषता बताएगी। तो ओजोन की अगर आप बात कीजिएगा तो ओजोन वायुमंडल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। और ये जो पाया जाता है, ये सब कहाँ पाया जाता है, तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। इसके लिए आप कंफर्म रहिएगा। तो दो चीजें आप क्लियर कर लीजिए, समताप मंडल और ओजोन परत, जो पराबैंगनी किरणों को रोकता है और उसको यहाँ पे आने से रोक देता है, जिससे आपको स्किन कैंसर जैसे बीमारियां नहीं होती है। जलवाष्प की अगर बात कीजिएगा तो जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। इसको आप प्री में जोड़िए, ये डायरेक्ट प्री से क्वेश्चन आएगा कि जो जलवाष्प होगा वो ऊंचाई के साथ घटेगा या बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऊंचाई के साथ ये घटती है, और गर्म तथा आर्द्र उष्ण कटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होता है, जबकि ध्रुव जैसे ठंडे और रेगिस्तान में शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन का केवल 1% होता है। तभी वहाँ का जगह जो होता है वो बहुत ज्यादा ड्राई होता है। वहाँ पे आपके जो पसीने होंगे वो जल्दी सूखेंगे। ह्यूमिडिटी जहाँ की ज्यादा होगी वहां पे अगर आप देखिएगा, आर्द्रता जहाँ की ज्यादा होगी वहां पे आपके पसीने नहीं सूखेंगे। आप कितना भी पंखा डुलाइए पसीने जल्दी नहीं सूखते हैं। और आर्द्रता जो होती है वो जो वायु है उसमें छुपे हुए जो जल की मात्रा होती है उसी को हम लोग आर्द्रता बोलते हैं। और सेम चीज यहाँ पे जलवाष्प के बारे में आपको बताया गया। धूलकण की अगर बात करें तो वायुमंडल में छोटे छोटे जो है वो ठोस कण भी होते हैं, और यहाँ पे इसकी एक अहम भूमिका क्या होती है कि ये आपको वर्षा कराने में इसकी अहम भूमिका है। ये जलवाष्प में अपनी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ऐसे ही ये धूलकण के थ्रू जो पानी होते हैं वो बहुत छोटी मात्रा में ऊपर की तरफ जाते हैं हवा के सहारे, और फिर ऊपर से नीचे आते हैं। तो वर्षा में जो है वो धूलकण का एक अहम भूमिका होता है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? वायुमंडल संरचना की अगर बात कीजिएगा तो वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना हुआ होता है। इसमें आपको इस तरीके से दिखाई देगी, जो 10 किलोमीटर तक का एरिया होगा ये आपको क्षोभ मंडल होगा। यहाँ पे आपका है वो 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 400 किलोमीटर, ये आपके जो होंगे वो क्षोभ मंडल होगा पहला, दूसरा समताप मंडल होगा, तीसरा मध्य मंडल होगा और चौथा वायुमंडल होगा।
यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी की सतह के पास का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, और पृथ्वी की सतह के पास जो घनत्व होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। और ऊंचाई के साथ बढ़ते बढ़ते ये ऊंचाई जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे जो वायु का घनत्व होगा वो घटता हुआ चला जाएगा। क्लियर है। तो तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल में 5 विभिन्न वायुमंडल को जो स्तर है वायुमंडल का उसको 5 भाग में डिवाइड किया गया हुआ है। पहला आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा बाह्य मंडल। क्लियर है यहाँ तक की बातें। और अगर आप देखिएगा तो क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल का सबसे निचला वाला परत है। फर्स्ट यहाँ पे आपको क्षोभ मंडल दिखाई दे रहा होगा, और इसकी ऊंचाई सतह से 13 किलोमीटर तक की है। यहाँ 10 किलोमीटर है और ऊपर का एक्सटेंड भाग आप इसको 13 किलोमीटर तक मानिए, तथा यहाँ पे ये 13 किलोमीटर तथा ध्रुव के निकट जो है ये 8 किलोमीटर और विषुवत वृत्त के निकट इसका जो ऊंचाई होता है वो 18 किलोमीटर तक का होता है। क्लियर है यहाँ तक की बातें। इसके बाद जो है क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है। तो विषुवत रेखा की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा होगा अपने आप में, और यहाँ पे जो है वो क्षोभ मंडल का जो मोटाई होगा वो विषुवत रेखा पे सबसे अधिक होता है। इसको हमें प्री फैक्टर में जोड़ना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके से आएंगे। इसमें चेंजेस कहाँ होते हैं, चेंजेस आपसे तब पूछे जाएंगे क्योंकि इसका जो एक लिमिट एरिया है जहां इसकी ऊंचाई है, एक तो क्वेश्चन वहां से आएंगे। दूसरा, अगर स्टेटमेंट में कभी ये क्वेश्चन आएगा तो वहां पे ये क्वेश्चन तब यहाँ पे वेरी करेगा जब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इसकी मोटाई विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा होती है या ध्रुवों के पास सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस जगह पे हमें जो है वो इस यहाँ से जो हमारे लाइन क्लियर है इसको हमको कवर करते हुए चलना है। और अगर हम लोग देखेंगे तो इस संस्तर का प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जैसे ही आप जाते हैं तो 1 डिग्री का तापमान घटता है। ये पृथ्वी की ऊंचाई के ऊपर अगर 165 पे अगर आप जा रहे हैं तो 165 मीटर की अगर आप ऊंचाई पे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा। जैसे पृथ्वी पर अगर 22 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 165 मीटर के ऊपर जैसे ही आप जाइएगा 166 मीटर के पास, वैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा, ये हो जाएगा 21 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। सप्ताप मंडल इसके ऊपर पाया जाता है और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 50 किलोमीटर तक की होती है। अब ये कहां से होगी, तो 13 किलोमीटर का जो एरिया आपका होगा वो, या फिर 18 किलोमीटर का, वहां से ये 50 किलोमीटर के ऊपर तक जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। और समताप मंडल एक महत्वपूर्ण लक्षण है हमारे हमारी जो संरचना है हमारे जलवायु के साथ साथ अगर देखें आप तो पूरे यहाँ पे ब्रह्मांड के साथ साथ अगर आप देखें तो पूरे पृथ्वी का, इन सारे पे समताप मंडल का अहम भूमिका होता है। क्योंकि अगर ओजोन परत नहीं होती यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखेगा कि पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं हो पाता, चाहे वो आदमी हो चाहे वो जीव जंतु हो, सारे लोग मरते। क्योंकि यहाँ से जैसे ही ओजोन अगर नहीं होता तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती और स्किन कैंसर, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि समताप मंडल में आपके ओजोन परत है। और ये जो समताप मंडल है ये वायुयान चालकों के लिए सबसे परफेक्ट जगह होता है। न तो यहाँ पर कोई मौसमीय घटना होती है और न यहाँ पर किसी तरीके के ओलावृष्टि झंझावात वगैरह होती है, जिससे एरोप्लेन चलाने वालों के लिए समताप मंडल में एरोप्लेन चलाना सबसे परफेक्ट होता है वो क्षोभ मंडल में। क्योंकि मौसम की जितनी घटनाएं होती है वो सारे क्षोभ मंडल में होती है, और क्षोभ मंडल में इसीलिए वायु चालक जो है वो प्लेन चलाना पसंद नहीं करता है। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो मध्य मंडल और समताप मंडल के ठीक 80 किलोमीटर के ऊंचाई तक मध्य मंडल फैला हुआ है। तो समताप मंडल से जैसे ही आप 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाइएगा, यहाँ पे आप देखिए ये जो है समताप मंडल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाइएगा तो यहाँ तक का जो एरिया है ये मध्य मंडल कहलाता है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो ऊंचाई के साथ साथ यहाँ के तापमान में बहुत कमी होते जाती है, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच करके -100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है मध्य मंडल के पास। क्लियर है यहाँ तक। मध्य मंडल के ऊपर मध्य सीमा होता है, और आयन मंडल के ऊपर जो है ये 80 से 400 मीटर के बीच स्थित होता है यहाँ पे ये। और इसमें विद्युत अवशोषित करने के कारण यहाँ पे जो रेडियो की तरंगे छोड़ी जाती है वो रिफ्लेक्ट होकर के नीचे की तरफ आती है, इस कारण से हम लोग रेडियो सुन पाते हैं यहाँ पर। ये चीजें क्लियर है। अब इसके बाद वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसको हम लोग बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं, और बहिर्मंडल होता है ये। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बहुत सारे शोध चलते हैं और इसको जो है
वो क्लियरिफाई नहीं किया जा चुका है अभी तक कि इसमें कैसी तरीके की घटनाएं होंगी, और इससे ऊपर ना कोई जाता है, और अगर जाता भी है तो इस चीज को एनालाइज करना बहुत इम्पॉसिबल होता है। और मौसम और जलवायु के तत्व की अगर बात करें तो ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल, वर्षण, वायुमंडल के सबसे महत्वपूर्ण जो है ये तत्व है जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है, और इन सारे कारणों से ही मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है, या फिर मौसम और जलवायु किसी जगह पर बिल्कुल एक समान का रहता है। तो ये इस चैप्टर से आपको बताने की कोशिश की गई हुई थी। ये आपको चैप्टर 8 था आपका, जिसमें वायुमंडल का संगठन और संरचना आपको पढ़ाया गया। तो मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9 के साथ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।